एक बात कान खोलकर सुन लीजिए माँ जी। अगर आपने दोबारा रजनी को इस घर में बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूँ। लेकिन बहू, रजनी मेरी बेटी है, कोई गैर थोड़ी ना है जो इस घर में नहीं आ सकती। बेटी होगी आपकी, इसलिए अगर आपको अपनी ममता दिखानी है तो उसे अपने घर में बुलाइए। मेरे घर में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गई आप? क्या कहा बहू, तेरा घर? हाँ हाँ हाँ, मेरा घर। और ज़ोर से बोलूँ? बहू, मोहन मेरा बेटा भी है और ये घर मोहन ने खरीदा है, इसलिए मैं माँ होने के नाते इस घर में कुछ तो हक रख ही सकती हूँ ना। हाँ हाँ हाँ, बड़ी आई घर पर हक रखने वाली। सुनिए सासू माँ, शादी होने के बाद किसी भी लड़के के लिए उसके जीवन में उसके किसी भी परिवार के सदस्यों से ज़्यादा उसकी पत्नी की महत्ता होती है, इसलिए ज़्यादा चार चुपुड़ ना ही करे तो अच्छा है। और इस बूढ़ी होते शरीर को 2 रोटी मुफ्त में बैठे बैठे मिल रही, यही कम नहीं है। रश्मि की बातें सुनकर आज शीला जी का दिल भारी हो गया था। शीला जी के 2 बच्चे थे, एक मोहन और एक रजनी। रजनी मोहन से 5 साल छोटी थी और जब मोहन 7 वर्ष का रहा होगा उसी समय उसके पिताजी की मृत्यु सड़क हादसे में हो जाती है। शीला जी एक अच्छे परिवार की बहू थी, लेकिन कहते हैं ना, जब संकट आती है तो चारों तरफ से एक बार ही आती है। शीला जी के साथ भी यही हुआ। उनके ससुराल वालों ने बेईमानी करके बच्चों सहित घर से निकाल दिया और पूरी संपत्ति हड़प ली। शीला जी अपने बेटे मोहन और बेटी रजनी को गोद में लिए हुए अपने भाई के घर जाकर रहने लगी, लेकिन वहाँ भी भाभी के बार बार सामने से मिलती ताने की वजह से एक दिन घर छोड़कर चली गई। अब शीला जी के सामने दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई, जिसे पूरा करने के लिए शीला जी ने एक ढाबे पर जूठन धोने का काम पकड़ लिया। समय पर पैसे और दोनों टाइम भोजन ढाबे की तरफ से दिया जाने लगा। शीला जी ने इतने कष्टों में भी मोहन को स्कूल भेजना नहीं छोड़ा था और मोहन भी अपनी माँ को जूठन धोते देख अंदर ही अंदर घुटता रहता था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। एक दिन ढाबे पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने बदनीयती से शीला जी को अकेला पाकर उनसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, लेकिन शीला जी चीख पुकार के कारण वहां से गुजरे रहे कुछ लोगों ने उनकी मदद की और उस कर्मचारी की जमकर पिटाई करके पुलिस के हवाले कर दिया था। मोहन को ये बात पता चल गया, लेकिन मोहन की अभी उम्र नहीं थी कि कमा सके। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहन के साथ साथ रजनी भी स्कूल जाने लगी थी। मोहन स्कूल पास करके कॉलेज चला गया और साथ में कुछ बच्चों को घर घर जाकर ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया, तथा उसकी बहन ने अपने घर, जो कि मोहन ने किराए पर एक झुग्गी में ले रखा था, उसी में छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दी और शीला जी ने सिलाई का काम घर पर शुरू कर दिया था। कुल मिलाकर जिंदगी सुधरने की ओर कदम बढ़ा चुकी थी। एक दिन शीला जी ने मोहन से कहा, मोहन बेटा। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा ध्यान से सुनो, रजनी अब बड़ी हो गई है, उसने इंटरमीडिएट भी पास कर लिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि किसी तरह से इसके हाथ पीले कर दूँ। मोहन भी अपनी माँ के इच्छा के साथ था, इसलिए उसने अपनी बहन की शादी एक लड़का जिसका नाम दीपक था देखकर कर दिया, जो अभी पढ़ाई ही कर रहा था। अपनी बहन की शादी करने के 1 साल बाद ही मोहन की सरकारी नौकरी एक अच्छे पोस्ट पर लग गई और वह झुग्गी से निकलकर एक अच्छा सा जगह देखकर वहां किराए पर 2 कमरों का एक घर लेकर अपनी मां को वहां शिफ्ट करके खुद अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और मोहन अपना खुद का मकान खरीद लेता है। मकान खरीदने के बाद मोहन की शादी रश्मि से हो गई थी। शुरू रश्मि ने घर को अच्छे से संभाला, लेकिन इधर कुछ दिनों से रश्मि को अपने पति की कमाई पर घमंड होने लगा था, जिसे वो अपने सिवा किसी पर खर्च नहीं करना चाहती थी। रजनी अपनी माँ और भाभी से मिलने आ जाया करती थी, तो शीला जी उसे जाते समय कुछ न कुछ से दिया करती थी, क्योंकि रजनी के पास अभी भी सीमित आय थी जो वो खुद से ट्यूशन पढ़ाकर जमा करती। वही उसका पति अभी भी नौकरी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। आज फिर रजनी का अपनी माँ के घर आना हुआ था, तो माँ का रश्मि को विदा करते समय झोला भरकर सामान देना रश्मि को खटक गया था, इसलिए रश्मि शीला जी से बदतमीजी कर बैठी थी। कुछ देर उदास बैठे रहने के बाद शीला जी ने रश्मि के बार बार किए जा रहे इस तरह के बर्ताव से छुटकारा पाने के लिए एक निर्णय लिया
और एक थैले में अपनी ज़रूरत की सामान लेकर बिना रश्मि को बताए घर से निकल गई। इधर रश्मि शाम तक अपनी सास को घर न आता देख बड़बड़ाती है, पता नहीं ये बुढ़िया कहाँ जाकर मर गई, अभी तक आई नहीं। समय बीतता गया और शीला जी को घर से गए 8-10 दिन से ऊपर हो गए थे। तभी घर में बिना बताए उनका बेटा मोहन छुट्टी पर आता है और घर के सभी सदस्यों के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आता है, जिसमें उसकी बहन तथा बहन के पति के लिए भी कुछ रहता है और साथ ही रश्मि के लिए भी। कुछ देर बीत जाने के बाद मोहन रश्मि से पूछता है, रश्मि माँ कहाँ है? मुझे क्या पता, रश्मि का जवाब आता है। इसका क्या मतलब है? रश्मि माँ घर से बाहर गई है तो तुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? वो पिछले 10 दिनों से घर नहीं आई हैं, रश्मि बोली। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो रश्मि? मोहन गुस्से में चिल्लाया। हाँ, मैं बकवास नहीं कर रही। 10 दिन पहले मैंने रजनी को घर बुलाने के लिए मना किया था, क्योंकि वो जब भी आती थी माँ घर से कुछ न कुछ सामान निकाल कर रजनी को दे देती थी, इसलिए मैंने मना किया था, तो मुझे बिना बताए घर से बाहर निकल गई। अरे बेवकूफ़ औरत, और तुमने मुझे बताना उचित भी नहीं समझा? मोहन ने रश्मि को बीच में टोकते हुए कहा। मैं नहीं चाहती थी कि किसी की वजह से आप बेवजह परेशान हो। किसी की वजह से? अरे वो माँ है मेरी, समझ आया तुझे? मोहन गुस्से में जल रहा था। अगर मेरी माँ ना मिली तो मैं तुझे भी कहीं का नहीं छोड़ूंगा। कहता हुआ मोहन घर से निकल गया और सीधे अपनी बहन के घर पहुंचा, जिसे देखकर रजनी बहुत खुश हुई। लेकिन तभी मोहन रोते हुए पूछता है, रजनी क्या माँ तेरे पास आई है? नहीं भैया। लेकिन माँ गई कहाँ? भैया मुझे नहीं पता। मोहन और दीपक रजनी के पति मिलकर जहाँ तक संभव हो सकता था ढूंढने का प्रयास कर लिया, लेकिन शीला जी का कहीं पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद कुछ लोग रश्मि के घर आए और रश्मि को घर के कागज़ दिखाकर घर खाली करवा लिया, क्योंकि मोहन ने रश्मि को बताए बिना घर बेच दिया और खुद अपनी पोस्टिंग दूसरी जगह करवा लिया। सालों बीत गए थे, लेकिन मोहन को विश्वास था कि एक ना एक दिन माँ जरूर मिल जाएंगी, इसलिए मोहन अपनी बहन से संपर्क में रहता था और दीपक, जिसका अब हेल्थ इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी लग गई थी, उसे भी माँ को ढूंढने का प्रयास करने के लिए बोल रखा था, ताकि कहीं माँ दिख जाए तो पता लगे। इधर रश्मि के बुरे दिन शुरू हो गए। अपने ही घर से निकलने के बाद अपने भाई के घर में भी ज़्यादा दिन पनाह नहीं मिली उसे, इसलिए उसने सिलाई का काम पकड़ लिया और अपने खर्चे खुद निकालने लगी और एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। आज रश्मि को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसके थोड़े पैसे के लालच में उसका पूरा परिवार तबाह हो गया था। वो कभी कभी रजनी के घर चली जाती थी कि कहीं से माँ और मोहन की जानकारी मिल सके, लेकिन रजनी ने कभी मोहन के बारे में जिक्र तक नहीं किया था, क्योंकि मोहन सख्त हिदायत दे रखी थी रजनी को। एक दिन सिलाई पर काम करते करते रश्मि बेहोश हो गई और वो 2 दिन तक अपने कमरे में सिलाई मशीन के पास वैसे ही बेहोश पड़ी रही, जब तक कि एक ग्राहक जिसने कुछ सिलने के लिए दी थी नहीं आ गई। लोगों की मदद से उसे सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया, लेकिन उसके पास रहने के लिए अपना कोई परिवार नहीं था। डॉक्टर ने कुछ चेकअप करके उसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया और एक सेवा संस्था की मदद से उसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराकर उसकी मदद के लिए संस्था की तरफ से एक महिला सदस्य को वहां पहुंचा दिया गया था। अब संस्था की देख रेख में रश्मि का इलाज चलने लगा, लेकिन कोई सुधार न होता देख संस्था ने उसका दाखिला एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करा दिया। संस्था की तरफ से आई महिला दिन रात उसकी सेवा करती। एक दिन उस हॉस्पिटल में अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मेडिसिन डिपार्टमेंट में रेड डाल दी गई थी। मेडिसिन डिपार्टमेंट में एक एक दवाइयों का चेक किया जा रहा था। तभी वहां सेवा संस्था वाली महिला रश्मि की कुछ खत्म हुई दवाइयों के लिए वहां पहुंची। संयोग से हेल्थ इंस्पेक्टर दीपक ही रेड मारने आया था। अचानक अपनी सास को देखकर, माँ जी आप यहाँ? शीला जी अपने दामाद को देखकर फफक कर रो पड़ी और दीपक ने अपनी सास को गले लगा लिया और पूछा, माँ जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? भैया ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, यहाँ तक कि गुस्से में अपना घर बेचकर रश्मि भाभी को छोड़कर चले गए। और आप ये दवा किसके लिए ले रहे हैं? पर्चा अपने हाथों में लेकर देखने लगा। कैंसर की दवा? किसके लिए?
शीला जी अपने दामाद का हाथ पकड़कर रश्मि के पास ले गए, जो अभी भी लगभग बेहोशी की हालत में थी। रश्मि भाभी? हाँ बेटा, शीला जी रोते हुए। मैं एक सेवा संस्था में काम करने लग गई थी, जहाँ से मुझे रश्मि की देख रेख की जिम्मेदारी मिली थी। शायद भगवान भी यही चाहते थे। दीपक तुरंत रजनी को फ़ोन करता है और रजनी अपनी भाई को फ़ोन करके हॉस्पिटल आने को कहता है। इधर दीपक ने रेड बंद करवा दी, जिससे खुश होकर हॉस्पिटल के मालिक ने सब कुछ जानने के बाद रश्मि के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। दीपक जी, अगर और कोई सेवा चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। आज दीपक कुछ बोल नहीं पाया। कुछ ही देर में रजनी हॉस्पिटल पहुंच गई और माँ के गले लिपटकर रोने लगी। शाम तक भाई भी वहां आ पहुंचा और माँ से लिपटकर ऐसा रोया जैसे कोई बच्चा रोता हो। माँ चलो अब घर चलते हैं, मोहन ने कहा। नहीं बेटा, रश्मि को साथ लेकर जाएंगे। माँ, तुम अभी भी उसके लिए सोच रही हो? मोहन बोला। हाँ, मैं सोच रही हूँ, क्योंकि उसके किए की सज़ा मिल गई है बेटा, और मैं उसके लिए कोई गिला शिकवा अपने मन में नहीं रखी हूँ। और देख, उसके साथ उसका कोई परिवार नहीं है, न बाप न भाई, कोई नहीं, अकेली है बेचारी, 3-4 दिनों से बेहोश। तू सोच मोहन, जब मुझे घर से बेघर कर दिया गया था तब मेरे साथ कम से कम मेरा बेटा और मेरी बेटी थी, लेकिन आज इस बेचारी के साथ कोई नहीं है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए थे। जा बेटा, एक बार जाकर देखा। और मोहन दौड़ पड़ा रश्मि की ओर। कुछ महीनों के इलाज के बाद रश्मि बिल्कुल स्वस्थ होकर वापस अपने सास के घर मोहन के साथ दुल्हन बनकर आई, जिसकी पहली आरती रजनी ने उतारी, जिसके गले लगकर रश्मि फफक पड़ी। तभी दूसरी आरती लेकर उसकी सास अपनी बहू की आरती उतारने को तैयार थी। तभी बहू आंखों में आंसू भर अपने सास के पांव पर झुक गई। उठ जा मेरी बच्ची, तेरी जगह यहाँ नहीं बल्कि मेरी बाहों में, कहकर शीला जी ने रश्मि को गले लगा लिया। उसके बाद सभी ने एक साथ मिलकर माँ को चारों तरफ से गले लगा लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।